वक्फ बोर्ड की जो लड़ाई शुरू हुई थी, वो लड़ाई बिल के आने के बाद शुरू हो गई थी। बाद में वो बिल बन भी गया। जेपीसी में जब तक रहा तब तक के बयानात अलग थे। जेपीसी से फिर सदन में जब आया, रिपोर्ट रख दिया जेपीसी ने, तब लड़ाई का अंदाज़ अलग हो गया, बयान सबके अलग हो गए। फिर मामला जब कोर्ट में हेयरिंग शुरू हो गई तो बयान बदल गए और कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी कर ली। ये आपके इल्म में है। अब फैसला महफूज रखा गया है। फैसला महफूज रखने का एक इशारा होता है, और आप ये जान लीजिए, मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, फैसला महफूज रखने का मतलब होता है कि सरकार के रुख का मुताला करना। यानी जुडिशियरी जो है वो ये देखती है कि इसमें सरकार का रुख क्या है। क्या सरकार बज़िद है और सरकार इस बिल को, मैंने इस एक्ट को बहाल ही रखना चाहती है? अगर इसमें हमने कोई अपनी तरफ से फैसला दे दिया तो कहीं सरकार फिर से इसको अध्यादेश लाकर नाफिज कर दे तो जुडिशियरी की साख को झटका लग जाएगा। तो जो जजेस होते हैं वो इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं। फैसला सुरक्षित रखने का मतलब है सरकार के पक्ष में फैसला आना है। अगर गुलाम सरवर इतनी बात जान रहा है तो जो बड़े बड़े लीडरान हमारे लड़ रहे हैं वो भी इन बातों को समझ रहे हैं। इसमें तो बैरिस्टर साहब सबसे ज़्यादा पेश हैं। तो अब फैसला सुरक्षित रखने के बाद बयान बदलने लगे हैं। जमीयत उलमा हिंद का बयान कुछ और है, पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान कुछ और है। देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान अगर आता है तो फिर अलग से किसी तंजीम का बयान नहीं आना चाहिए था, क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान वो तमाम हैं जो जमात इस्लामी में है, जमीयत उलमा हिंद में है, जमीयत अहले हदीस में है, मशावरत में है, मिली काउंसिल में है, उलमा मशाइख बोर्ड में है। ये जितनी तंजीमें हैं उन तंजीमों के सरबराहों का एक मजमुआ है पर्सनल लॉ बोर्ड। फिर पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आता है और फिर तंजीमों के भी बयान अलग अलग आने लगते हैं। इससे शक व शुबहा बढ़ रहा है कि इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग है नहीं, कहीं ना कहीं कुछ खेल अलग पकड़ा। अब मसला अभी जो मेरे इल्म में है, 13 जुलाई को रामलीला मैदान में इन्होंने रैली रखी है। अब फैसला 13 जुलाई से पहले आएगा या बाद में आएगा, ये पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों को भी नहीं पता। मैंने जब मालूम करने की कोशिश की तो पता ये चला कि 13 जुलाई का वक्त तो तय है, प्रोटेस्ट होना है, लेकिन जगह तय नहीं है। यानी कि रामलीला मैदान में होगा या नहीं होगा ये तय नहीं है। तो मेरे जहन में ये बात आई कि ऐसा क्यों? तो रामलीला मैदान जैसी जगहों को तो पहले बुक किया जाता है। आपने जब तारीख तय कर लिया तो जगह भी तय हो जानी चाहिए। तो लेकिन हमें यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपस में तालमेल की कमी है, जिसकी वजह से इनको ये शुबहा है कि भीड़ कितनी आएगी। 13 मई को रामलीला मैदान जो मुतवक्को है 13 जुलाई ये फाइनल है कि वो प्रोग्राम होगा, मगर जगह तय नहीं है कहाँ होगा वो प्रोग्राम। इस एक्ट के खिलाफ होगा कि भाई इस एक्ट को वापस लिया जाए, जो बातें अब तक कही जा रही हैं। अब सवाल ये होता है कि शुरुआत जो इस लड़ाई की हुई थी ना, वो गलत तरीके की हुई थी। वो शुरुआत जिस तरह से इन लोगों ने कर दिया था वैसा नहीं होना चाहिए। जब जेपीसी बनी थी तो तमाम मुस्लिम तंजीमों को सर जोड़कर बैठना चाहिए था, और जेपीसी के पास तो अपनी बात आपने रखी। आपको तमाम पार्टियों के सरबराहों से अलग अलग मुलाकात करनी चाहिए थी और फ्रेंडली मिलना चाहिए था। लेकिन शुरुआत इन्होंने क्या किया? नीतीश कुमार का बायकॉट करो, चिराग पासवान का बायकॉट करो, जीतन राम मांझी का बायकॉट करो, चंद्रबाबू नायडू का बायकॉट करो। ये बायकॉट करते करते आपको हैरानी होगी कि चंद्रबाबू नायडू ने जिसे चुनाव हराया, चंद्रबाबू नायडू ने आंध्रा में जिसको चुनाव हराकर सत्ता हासिल की, उस पार्टी का भी बायकॉट हो गया। उस पार्टी से अगर इन लोग मिल लेते, जो प्रो मुस्लिम कहा जाता था, जिसके शपथ ग्रहण समारोह में
कुरान की आयत तिलावत की गई थी, आप लोगों के इल्म में होगा। प्रो मुस्लिम उसको माना जाता था, YSR या KCR नहीं, YSR कांग्रेस उसको बोलते हैं। वो नौजवान उभरता हुआ नाम मैं भूल रहा हूं, जो चीफ मिनिस्टर थे इससे पहले आंध्रा के, तो उनकी पार्टी के राज्यसभा में मेंबर थे 6-7, वो भी पक्ष में वोट सरकार के डाल दिए और चंद्रबाबू नायडू भी डाल दिए। ये विचित्र कहानी है या नहीं? यानी JDU भी डाले समर्थन में और RJD भी डाले समर्थन में, तो आप समझिए इशारा में कि आने वाले दिनों में दोनों का गठबंधन होना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, JDU ने साफ खिलाफ कर दिया, मतलब अब गठबंधन नहीं होना, क्योंकि गठबंधन किसी मुद्दे पर करीब आता है और मुद्दे पे ही पिछड़ता है। पॉलिटिक्स में ये होता है, हटने और सटने के लिए एक मुद्दा होता है। वो साफ हो गया बिहार में कि किसी भी कीमत पर JDU भाजपा से अलग अब चुनाव में नहीं जाने वाली। उसने वोट डालकर यह साबित कर दिया। चिराग पासवान ने वोट डालकर साबित कर दिया, जीतन राम मांझी ने वोट डालकर साबित कर दिया। तो मेरा यह कहना है कि आप जीतन राम मांझी जैसे छोटे पार्टी को भी पटा नहीं पाए, चिराग पासवान को आप पटा नहीं पाए, जो सुलझा हुआ नौजवान लीडर था। आपने नीतीश कुमार को नहीं मतलब समझा पाए, आप YSR को, KCR को, ऐसी पार्टियों को जो राज्यसभा में इस बिल को चित कर सकते थे, उसको भी आप नहीं समझा पाए। और हैरानी होगी कि वोटिंग में कई जो बाहर में हल्ला कर रहे हैं लोग, उसके लोग विरोध में थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चिल्ला रही थी, जैसे CNRC में चिल्ला रही थी वैसे ही, और यहां तक बयान था ममता बनर्जी का कि मैं लागू होने नहीं दूंगा, मैं इस बिल को पश्चिम बंगाल में लागू होने नहीं दूंगी, ये ममता कह रही थी। हालांकि गलत बात, आप कैसे नहीं लागू होने देंगे? जब बिल बन जाएगा, बन चुका, पूरे देश के लिए बन गया कानून, तो आप कैसे उससे अपने राज्य को अलग कर लेंगे? एक सवाल। लेकिन उसी पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट को रोका गया, प्रोटेस्ट नहीं होने दिया गया। एक ही प्रोटेस्ट हुआ जिसमें दंगा हो गया, और दंगा को बहाना बनाकर, दंगा भी ममता बनर्जी के पुलिस ने करवाई जानबूझकर, और उसने ही फिर इस प्रोटेस्ट को रुकवा दिया। तो इस खेल को मैं बैठकर समझ रहा हूं, तो क्या पर्सनल लॉ बोर्ड में बड़े बड़े हमारे दिग्गज जो बैठे वो नहीं समझ पा रहे कि सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के बीच जो खेल है, इस खेल में मुसलमान कहां पर आकर खड़ा हो गया, कहां पर फंस गया? क्या करे मुसलमान यही बात बार बार आता कि मुसलमान क्या करे? मुसलमान तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। मुस्लिम की रहनुमाई जो लोग कर रहे हैं, उनको करने की जरूरत थी ना। मुसलमान तो जो कहा जाता वो कर रहा। मुसलमानों की बात मैं नहीं कर रहा। मुसलमानों को ये फंसाने का काम मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, मोहन भागवत जी ने नहीं किया। आम मुसलमानों को फंसाने का काम मुस्लिम तंजीमों के सरबराहों ने, जो ट्रेडिशनल लीडर मुसलमानों को, उन्होंने लाकर कर दिया। मैं आज फिर आपको कह रहा हूं एक बात कि वक्त मैंने एक्ट के खिलाफ अभी भी सरकार से बात करनी चाहिए, कुछ सुझाव दीजिए। 100% जो बिल है वो रिजेक्ट करने लायक नहीं है, और गैर संवैधानिक होगा तो फिर गैर संवैधानिक जो पॉइंट है उस पर तो कह रहा हूं, उस पर मेरा व्यू भी हमेशा है। कुछ पॉइंट्स है जिस पर आपत्ति है, तो जो जिन बिंदुओं पर आपकी आपत्ति थी है, उन बिंदुओं पर ही तमाम बातें होती तो बात समझ में आती। यहां सीधे सीधे जो है शुरुआत हुई, हम मानेंगे नहीं, ओवैसी साहब ने बिल को फाड़ दिया, हम लो जी फेंक दिया, नहीं मानते। अरे कैसे नहीं मानते? अब कैसे मानने लगे? अब कैसे मोदी जी की बात मान के चले गए कतर को समझाने, दुबई को समझाने, सऊदी को समझाने?